This is Umair. Hope you are doing well. Welcome to my channel. Why not Umair? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दें ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 5-6 की डिस्कस करेंगे, मनी एंड बैंकिंग। चैप्टर नंबर 6 इज़ बेसिकली अबाउट द रिस्क एंड द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये बेसिकली एज अ कॉन्सेप्ट वाइज एंड इसमें कुछ खास ज़्यादा डिटेल नहीं है। ठीक है, हम इसके अंदर सिंपल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिस्क जैसे कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिस्क को बताएंगे। रिस्क क्या होता है? रिस्क बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर के अनसर्टेनिटी, किसी चीज़ के अंदर क्लैरिटी ना होना। ठीक है, रिस्क के इसके अंदर उन्होंने 3 टर्म्स को यूज़ किया हुआ है: डिफ़ॉल्ट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड टैक्स कंसिडरेशन। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रिस्क बेसिकली किसे बोलते हैं, ये देखें। नेक्स्ट हम आते हैं डिफ़ॉल्ट रिस्क। डिफ़ॉल्ट रिस्क बेसिकली वो रिस्क होता है जिसके अंदर एक बोरोर या मतलब जो बंदा एक पर्सन है, अगर वो लोन ले रहा है इस नियत के साथ वो लोन लेगा कि दोबारा उस लोन को वो वापस नहीं करेगा, पे बैक नहीं करेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रिस्क बेसिकली इसको बोलते हैं। बोरोर या इशूअर जो होते हैं, दोनों जो हैं वो मतलब जो लोन या कोई भी चीज़ लेते हैं, ऐसा रिस्क इसमें होता है कि अगर वो कोई चीज़ लोन वगैरह लेते हैं तो देन वो बाद में उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो दोबारा अपने लोन को या जो अमाउंट उन्होंने ली है उसको पे बैक कर सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रिस्क बेसिकली इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आगे इसमें डिस्कस किया हुआ रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का ना यहाँ पर ज़्यादा डिटेल के अंदर कंसेप्ट नहीं दिया हुआ। रिस्क प्रीमियम बेसिकली यही होता है कि आपका जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है और आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना डिफ़ॉल्ट रिस्क के ऊपर और ट्रेजरी बॉन्ड के ऊपर, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना उसको बोलते हैं ये रिस्क प्रीमियम। ठीक है, एज एम सी क्यूज वाइज इसको आप रीड कर लें। डिफ़ॉल्ट रिस्क आपको पता होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या होता है कि इसमें इशूअर या बोरोअर जो बोरो कर रहा है, ठीक है, वो मतलब उसके पास इतनी कैपेबिलिटी बाद में नहीं होती कि वो दोबारा से अब लोन जो अमाउंट ली है उसने वो उसको पे बैक कर सके। ठीक है, दूसरा इसमें देन आगे इसमें टेबल्स दिए हुए हैं ये जस्ट वैसे रीड आउट करने के लिए। देन आगे ना इसमें क्राइसिस का बताया हुआ है कि ग्लोबल क्राइसिस एंड ट्रेजरी स्प्रेड। इसका मैं थोड़ा सा समरी बताता हूँ कि ये बेसिकली क्या चीज़ थी। ये थी कि 2017 के अंदर ना ये क्राइसिस आया था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा क्राइसिस था ये। इसमें ये हुआ था कि 2007 ये बेसिकली ना एक गैस की, मेरे ख्याल आई थिंक सो गैस की कंपनी हाउसिंग स्कीम थी 2007 के अंदर ना। ये एक हाउसिंग स्कीम थी, इन्होंने ना लॉन्च की थी। जो बा इसका मेरे ख्याल आई थिंक ओनर है, इन्होंने हाउसिंग स्कीम लॉन्च की थी, बैंक के साथ कोऑर्डिनेट किया था। इसमें अंदर ये हुआ था कि जो बैंक्स थे ना, बैंक्स ने लोगों को कर्जा पर डेप लोन ना कम से कम इंटरेस्ट रेट पे देना स्टार्ट कर दिया था। लोगों ने बहुत ज़्यादा लोन लिया जिसकी वजह से ये हुआ कि बैंकरप्टी का केस हो गया। इससे ये हुआ कि जो इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बेसिकली बस ये मैं इसे शॉर्ट सी समरी यही बताई हुई है कि बैंकरप्टी का केस था 2007 के अंदर हुआ था, एक हाउसिंग स्कीम थी उसके ऊपर हुआ था। ठीक है, इससे ये हुआ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका ना अफेक्ट गया था। ठीक है, ये बेसिकली 2000 इसकी आपने डेट याद कर लेनी है और बेसिकली ये क्या था। नेक्स्ट आ गया लिक्विडिटी रिस्क। क्या होता है कि आपका जो आपने जो सिक्योरिटीज़ बाई की हुई है, लोन बॉन्ड्स वगैरह, मतलब वो कितनी जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये लिक्विडिटी रिस्क बेसिकली उसे बोलते हैं कि आपकी जो बॉन्ड स्टॉक्स वगैरह हैं वो कैश में नहीं कन्वर्ट हो रही, उसके अंदर कितना % रिस्क है कि वो एक तो सिक्योरिटीज़ हैं वो फ़ौरन कन्वर्ट हो जाती हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको टाइम लगता है कन्वर्ट होने में। ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क बेसिकली ये बोलते हैं कि जो आपके पास लिक्विड के फॉर्म में एसेट नहीं है, जो आपके पास कैश की फॉर्म में एसेट नहीं है, जो लिक्विड की फॉर्म में है और उसको टाइम लगेगा एसेट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, जो इसमें थर्ड पॉइंट है वो आपके पास है टैक्स कंसिडरेशन। टैक्स कंसिडरेशन ये होता है कि इसके अंदर आपने इंटरेस्ट पेमेंट पे करनी होती है जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट ली। लाइक आपने बैंक से लोन लिया तो उसके ऊपर आप क्या करते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करते हैं। ठीक है, बैंक को। ठीक है, अगर आप कोई लोन वगैरह लेते हैं, बेसिकली ये भी एक रिस्क होता है। देन आगे इसमें एक ओबामा का जिक्र किया हुआ है 2013 की बात किया कि ओबामा ने क्या किया था। ओबामा ने ना टैक्स रेशोज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी थी 2013 के अंदर। उसने ओबामा ने किया था कि 35 to 39% ना उसने क्या किया था, टैक्स की जो रेशो थी ना वो इंक्रीज़ कर दी थी। इससे ये हुआ था कि जिन लोगों ने मतलब जो लोगों ने बोरो किया हुआ था लोन वगैरह, तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो इससे भी बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट आया था। ठीक है, ठीक है, ये एक बस एक उन्होंने एक छोटा सा एनालिसिस करके बताया हुआ है। ठीक है, बेसिकली आपने डेट याद रखने ने कि 2013 में क्या हुआ था कि ओबामा ने टैक्स इम्पोज किया था जिसकी वजह से ये हुआ कि डिमांड सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ा और लोगों ने जो बोरो की हुई थी अमाउंट्स
और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया था। देन आगे स्लाइड 14 है, इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ। देन 15, इसके बाद नेक्स्ट आगे है 16 स्लाइड, इसमें यील्ड का बात की हुई कि यील्ड क्या चीज़ है। यील्ड बेसिकली ये होती है कि आप यील्ड होती है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना आ रहा है। बेसिकली ये बोलते हैं कि प्रॉफिट अर्न कर कितना कर रहे हैं आप, एक किसी चीज़ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना प्रॉफिट कर अर्न कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें तीन चीज़ों के डिफरेंस बताया हुआ, अपवर्ड, फ्लैट एंड इन्वर्टेड। अपवर्ड बेसिकली ये होता है कि अपवर्ड के अंदर जो आपको प्रॉफिट होता है ना वो पॉजिटिव के अंदर होता है। इन्वर्टेड के अंदर जो होता है आपको नेगेटिव के अंदर होता है। और जो फ्लैट होता है ना, फ्लैट के अंदर कांस्टेंट होता है कि मतलब ना तो पॉजिटिव में जा रहा होता है आपको प्रॉफिट, ना ही नेगेटिव में जा रहा होता है। और इसके अंदर इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर बहुत ही कम इसके अंदर जाते हैं फ्लैट के अंदर, उनकी ज़्यादा कोशिश होती है कि अपवर्ड में जाएँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें। ठीक है, देन आगे टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये भी पिछली पुरानी जो डिस्कशन मैंने की है उसी के बारे में बताया है कि अगर आपको पॉजिटिव प्रॉफिट अर्न होगा तो अपवर्ड स्लोप होगी, नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड होगी, और अगर फ्लैट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो फ्लैट हम उसको कहेंगे। देन आगे इसके अंदर ना तीन थ्योरीज के बारे में बताया हुआ है, स्लाइड 18 के अंदर बताया हुआ है कि एक्सपेक्टेशन थ्योरी, सेगमेंट थ्योरी एंड लिक्विडिटी थ्योरी। इनका मैं कॉन्सेप्ट जस्ट दे देता हूँ, आप अपने माइंड में रख लेना है। एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या होती है? एक्सपेक्टेशन थ्योरी उसे बोलते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल के एक्सपेक्टेशन थ्योरी ये ट्रेंड को बताती है कि आपका आने वाला ट्रेंड किस तरफ जाएगा, मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या कांस्टेंट होगा। और ये बेसिकली बॉन्ड या स्टॉक्स की प्राइस को भी एक्सपेक्ट करके ट्रेंड, बॉन्ड एंड स्टॉक की जो प्राइजेस होती हैं ना उसके बारे में भी एक्सपेक्टेशन देती है कि आपकी बॉन्ड की प्राइस इन फ्यूचर कितनी अप होगी या कितनी लो होगी। एक्सपेक्टेशन थ्योरी बेसिकली ये कहती है, और ये भी बताती है कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। बेसिकली एक्सपेक्टेशन थ्योरी ये बताती है कि आपका जो बॉन्ड की प्राइस है ना इन फ्यूचर पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी। एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब इसमें एक्सपेक्टेशन रिलेटेड होती है। देन नेक्स्ट जो थ्योरी है इसमें सेगमेंट मार्केट थ्योरी। सेगमेंट मार्केट थ्योरी ये होती है कि आपने ना क्या करना होता है कि इन जो डिफरेंट आपके पास बॉन्ड्स हैं या स्टॉक्स हैं, आपने इंटरेस्ट रेट इन हर बॉन्ड स्टॉक्स की ना जो मेच्योरिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो आपने इनकी मेच्योरिटी डेट से आपने उसके इंटरेस्ट रेट का अंदाज़ा लगाना होता है कि इन फ्यूचर इसका क्या कैसी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, इसके अंदर भी उन्होंने बात की हुई है कि इंटरेस्ट रेट फॉर ईच बॉन्ड विद डिफरेंट मेच्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। मतलब इसमें ये उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट आप किसी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करने के लिए आप उसकी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू आप उसकी क्या नाम है इंटरेस्ट रेट को मेजर कर सकते हैं। सेगमेंट थ्योरी बेसिकली ये कह रही है कि जो बॉन्ड्स या स्टॉक्स वगैरह है ना, जो आप उनके उसका इंटरेस्ट रेट है, मतलब लाइक उसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा इन फ्यूचर, तो वो आप किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। ठीक है, ये बस ना एज अ रीड करने के लिए, इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। ये जो स्लाइड्स है ना आगे, इसमें ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं है। देन लास्ट इसमें थ्योरी है वो है लिक्विडिटी थ्योरी। लिक्विडिटी थ्योरी लिक्विडिटी थ्योरी क्या है? ये भी यही बताती है कि आपका जो बॉन्ड या स्टॉक है वो कितने टाइम के अंदर लिक्विड से कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको कितना टाइम पीरियड लगेगा। ये जस्ट इसको आपने गो थ्रू कर लेना है, इसमें ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 है। तीन थ्योरीज़ का बताया हुआ है इसमें, और इसके अलावा इसमें कुछ छोटी सी पीछे टर्म्स का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आपने उसको डिस्कस कर लेना है। ठीक है, ये चैप्टर तकरीबन इस लिहाज से इनफ है। बाकी इधर बुक से भी आप देखेंगे तो तकरीबन यही चीज़ें हैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें अगर कोई केस स्टडी वगैरह सर पूछते हैं तो लाइक उसको हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी अप्रिसिएशन के लिए इस वीडियो को काइंडली लाइक एंड कमेंट लाजमी करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाक